Hello students. Today we'll start with the chapter number 8 of your textbook, motion. I've already written the topic on the board, motion. What actually motion means? ये motion होता क्या है? जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में बात करते हैं तो हम जब किसी चीज को चलता हुआ देखते हैं, जैसे सड़क पे गाड़ी चल रही है, कार इज मूविंग ऑन द रोड, कैट इज रनिंग on a street, let us suppose, plane is flying in the air, हमारे blood में, veins में blood flow कर रहा है. These all are the examples of motion. So motion हम किसको कहते हैं generally? When a body changes its position with respect to time. If a body is changing its position with respect to time, we presume it to be in motion. Actually it is in motion. But for that, some reference point is to be needed. So exact definition of motion is when a body changes its position with respect to time, with respect to some specific reference point, it is said to be motion. You know, what is the cause of sunrise and sunset? कि सूरज उदय या सूर्य अस्त क्यों होता है? Same reason, motion of the earth. लेकिन हम क्या अर्थ के मोशन को परसीव कर सकते हैं? क्या हम फील कर सकते हैं? नो. अब एग्जैक्टली होता क्या है कि कुछ लोगों के लिए ये प्रिजम्पशन हो सकता है कि कोई चीज मोशन में है और उसी पॉइंट पे कुछ दूसरे लोगों के लिए ये प्रिजम्पशन हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है. इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? सपोज वी आर ट्रेवलिंग थ्रू अ बस, हम एक गाड़ी में से गुजर रहे हैं. जो लोग गाड़ी के अंदर बैठे हैं, लेट अस सपोज कि वी आर सिटिंग इनसाइड द बस, हम गाड़ी के अंदर हैं. जब आप गाड़ी के अंदर हैं, गाड़ी चल रही है, तो आप बाहर क्या देखेंगे? पोल्स हैं, पेड़ हैं, खड़े हुए लोग हैं, वो सब आपको एकदम ऐसा लगेगा कि तेजी से पीछे जा रहे हैं. तो यहां पर प्रिजम्पशन क्या है? द पर्सन हु इज सिटिंग इनसाइड द बस, ही प्रिज्यूम्स दैट एवरीथिंग व्हिच इज आउटसाइड द बस इज इन मोशन. बट फॉर द पर्सन हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, जो बस से बाहर खड़ा है, उसके लिए क्या? उसके लिए बस मोशन में है. तो इट्स अ प्रिजम्पशन. जो अंदर बैठे लोग हैं उनको लग रहा है कि बाहर की चीजें मोशन में है, जो बाहर लोग हैं उनको लग रहा है कि ये बस मोशन में. तो मोशन मीन्स when a body changes its position with respect to time, with respect to some specific reference point. अब देखो, ज्यादातर मोशंस जो होती हैं they are of complex nature. कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसी होती हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसी हैं वो सर्कुलर पाथ लेती हैं, कुछ रोटेट कर सकती हैं, और कुछ की मोशन सिर्फ वाइब्रेटरी मोशंस हो सकती है. वो टू एंड फ्रो अपनी मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं बस. इस तरह के मोशंस के एग्जांपल्स हो सकते हैं. तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन मोशन को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है. दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन. इसको कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे ये हम पढ़ेंगे. अब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो देखिए, मैंने आपको अभी भी बताया कि मोशन के लिए एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट की जरूरत हमेशा रहती है. तभी हमें पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. हम कहीं जाते हैं, हमें कोई रेफरेंस देकर भेजता है जी, जैसे ही आप रेलवे स्टेशन से उतरोगे, रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर ये स्कूल है. अब रेलवे स्टेशन क्या है? इट इज अ रेफरेंस पॉइंट. हमें पता है मैं रेलवे स्टेशन से उतरूंगा, स्ट्रेट रोड लूंगा, 2 किलोमीटर आगे जाऊंगा, आगे क्या होगा? स्कूल होगा. So what is this? Railway station is a reference point. So हम कोई भी reference point यहाँ पर मान सकते हैं. तो reference point को consider करना बहुत जरूरी होता है motion. अच्छा, तो जब भी आपको motion को describe करना है, और reference point is a must. अब हम बात करेंगे straight line motion, motion of a body in a straight line. यहां पर एक नया कंसेप्ट आपके पास आएगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. लेट अस सपोज कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट O से स्टार्ट करती है. O इज द ओरिजिन व्हिच आई कंसीडर एज रेफरेंस पॉइंट. O से स्टार्ट करती है और उसके बाद पॉइंट्स A, B और C से होती हुई वापस B तक पहुंचती है. लेट अस सपोज डिस्टेंस बिटवीन O एंड A इज 10 किलोमीटर्स. Between A and B is 15 kilometers, and between B and C, let us suppose it is 30 kilometers.
किलोमीटर्स। अब हमारा प्रिजम्पशन क्या है? बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम O एंड पासिंग थ्रू A, B एंड C, इट कम्स बैक टू B। O से स्टार्ट हुई, A, B और C से निकल गई, वापस B पे आके रुक गई। तो यहां पर देखिए एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ? O to A 10 kilometers, then A to B 15 kilometers, then B to C 30 kilometers, then C to B again 30 kilometers. So actual distance traveled is 30 and 30 is 60, 70, 85 kilometers. So this body has traveled a distance of 55 kilometers in traveling from O to C and then back to B. This is the actual distance traveled. But what is displacement? When I talk about displacement, displacement we have studied in our earlier classes also. What is displacement? Displacement is the shortest distance between initial and final points. जहां से स्टार्ट किया, जहां पे खत्म किया, उनके बीच का जो सबसे छोटी दूरी होगी, सबसे कम डिस्टेंस होगा, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। उसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और नॉर्मली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज द स्ट्रेट लाइन। अब देखिए यहां पर एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल मैंने स्टार्ट कहां से किया था? O से। दिस इज माय इनिशियल पॉइंट। तो यहां पर मेरा इनिशियल पॉइंट कितना है? O है। मेरा फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है? फाइनल पॉइंट इज B। And distance between, shortest distance between initial and final point is what? 10 plus 50. So displacement is equal to only 25 kilometers. तो यहां पर हमने देखा actually we have traveled 85 kilometers. We have gone for 85 kilometers when actual distance is concerned. But when displacement, we talk about displacement, we have a displacement of only 25 kilometers. So this is the basic difference between distance and displacement. Now the next thing is, in distance we don't have to specify any sort of direction. जब हम distance की बात करते हैं तो हमें उसमें दिशा निर्धारण की कोई बात करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्शन को प्ले में लेने की कोई जरूरत नहीं है। So distance is a vector quantity, now scalar quantity, I'm sorry, distance is a scalar quantity. But जब हम displacement की बात करते हैं, displacement is always in a particular direction. Displacement के साथ डायरेक्शन को पक्का देखा जाता है। और displacement क्या हो गया आपका? Vector quantity. You know what are scalar and vector quantities? Those quantities which have only magnitude but no direction, they are called scalar quantities. As we have seen in case of distance, magnitude is there. We have traveled 85 kilometers, but in which direction? Direction is not specified. So distance is what? It is a scalar quantity. But when we talk about displacement, displacement is from O to B in a particular direction. So in this case, direction is also coming into play. So displacement is a vector quantity. It is both magnitude 25 kilometers and direction. So vector quantities are those quantities which have both magnitude and direction. So you have understood the concept of distance and displacement. Distance is the actual distance traveled. Distance is the actual distance traveled. And displacement means shortest distance between initial and the final points. Done? In this case, when a body traveled from O to C and then back to B, we traveled a distance of 85 kilometers. And when we talk about displacement, displacement was only 25 kilometers. Now question arises. Can distance traveled be zero? No, never. If distance traveled is zero, that means we have not made any sort of motion. We have not moved a bit. But can displacement be zero? Yes, of course it can be. Even after traveling a lot of distance, displacement can be zero. Let us take the same example. We start from O, then go through A, B, C and then come back to O. We started from O, we ended at O, starting point O, final point O, distance
distance between starting and final point 0. Displacement is what? 0. But actual distance 30 plus 15 is 45 plus 10 55. 55 plus 55 110 kilometers. After traveling a distance of 110 kilometers, our displacement is 0. Okay? So displacement can be less than distance traveled. Displacement can be equal to the distance traveled, but it can never be more than the distance traveled. डिस्प्लेसमेंट जो बेटे डिस्टेंस के बराबर हो सकती है. कैसे बराबर हो सकती है? स्ट्रेट लाइन पे आप चल रहे O से चले सी पे गए, यहीं पे रुक गए. लेट अस सपोज आप कहां से चले? O से चले और कहां रुक गए? सी पर रुक गए. आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 15 to 30 45% 55 kilometers. और displacement is the shortest distance, that is straight line distance. It is again 55 kilometers. Displacement is 55, distance is 55. Both are same. Displacement can be equal to distance traveled. Now in this case, distance traveled is 85. Displacement is 25. Displacement can be less than distance traveled. And displacement can even be 0. I told you, if a body starts from O and ends its journey at O, displacement is 0. It can be equal to distance traveled, displacement. Displacement can be equal to distance traveled, it can be less than distance traveled, it can even be 0, but it can never be more than distance traveled. Displacement कभी भी distance से ज्यादा हो ही नहीं सकता. Displacement का definition बताता है कि it is the shortest distance between two points. समझ रहे मेरी बात? तो displacement कभी भी आपका ये distance traveled से ज्यादा नहीं हो सकता. उसके बराबर हो सकता है, उससे कम हो सकता है, even 0 हो सकता है, but it can never be more than distance traveled. So this was your first topic. After that there are blue questions. We'll discuss them. An object has moved through a distance. Just listen the question. An object has moved through a distance. Can it have 0 displacement? If yes, support your answer with an example. I told you, I've given you example. If object has moved through a distance, yes, its displacement can be 0. How? Take an example. Let a body start from a point A, then move to B, then turn back and come back again to A. It starts its journey from A, ends its journey at A. Initial point is A, final point is A. What is difference between initial and final point? 0. So displacement in this case is 0, although body has traveled some distance. Now the next question is, it's a numerical problem. We'll go on the board. A farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meters in 40 seconds. Let us presume this is square field which the question is talking about. Let us name this field as A, B, C and D. These are the vertices of the field, and side of the field is 10 meters. 10 meters. It's a square field, so every side is what? 10 meters, 10 meters, 10 meters and 10 meters. Done? Now, what a farmer does, he moves along the boundary of this field in 40 seconds. वो इस फील्ड के टोटल बाउंड्री को कवर कर लेता है 40 सेकंड्स में. पूरा इसका जो मतलब पेरीमीटर है उसको कवर करने में 40 सेकंड्स लगाता है. Now what the question is, what will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes and 20 seconds from its initial position? तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद अपनी इनिशियल पोजीशन से फार्मर का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दिस वी हैव टू टेल. नाउ लेट अस सी. साइड ऑफ द फील्ड इज, what is side of the field? Side of the field is 10 meters. Therefore perimeter of the field, into 4, it is 40 meters. Time taken by farmer to complete one round is equal to how much? It is 40 seconds. This is given in the question. So farmer is covering a distance of 40 meters in 40 seconds. So we can estimate that he is covering 1
he is covering 1 meter per second. Are you getting me? So the question is, what will be his displacement after 2 minutes and 20 seconds? This implies number of rounds taken in 40 seconds. 40 seconds में कितना राउंड किया उसने? 1 complete round. Number of rounds taken in 1 second. I am using unitary method. 1 upon 40 rounds. And number of rounds taken in the given time. Given time is 2 minutes and 20 seconds. We are talking in seconds. I convert this time into seconds. 2 minutes means how many seconds? 120 seconds. And 20 seconds are extra. 2 minutes, 20 seconds. 2 minutes are 120 seconds plus 20 seconds extra. It is 140 seconds. So number of rounds taken in 140 seconds is equal to 140 upon 40. Let us go. 4 3s are 12. 4 5s are 20. 3.5 rounds. So in 2 minutes 20 seconds or 140 seconds, he will make how many rounds? 3.5 rounds. Now our assumption becomes, this implies if he starts from A, let us suppose farmer starts from A, he will end up at, कहां खत्म करेगा? देखिए बेटा 3.5 चक्कर है, 3.5 राउंड्स, तो एक चक्कर तो पूरा A पे खत्म हो गया, दूसरा चक्कर A पे खत्म हो गया, तीसरा चक्कर A पे खत्म हो गया, तो आधा चक्कर means only 2 parts of the boundary, he will end up at C. 3.5 चक्कर लगा रहे हैं मिस्टर यशवर्धन. A, B, C, D ये वर्टिसेस हैं. देखिए A से स्टार्ट किया, पूरा राउंड कब होगा? जब वो कहां पर आएगा? A पे. तो 3 कंप्लीट राउंड्स है, तो 3 राउंड के बाद वो A पे पहुंचेगा. उसके बाद आधा राउंड है, तो हाफ राउंड के लिए टोटल 4 एजेस हैं, 2 एजेस कवर करनी पड़ेगी, 1 and 2. ही एंड अप एट कहां खत्म करेगा? कहां खत्म करेगा? C पे खत्म करेगा. ही एंड अप एट C. तो मुझसे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया था, देखो डिस्प्लेसमेंट इज AC. अब मैं इसको बनाता हूं AC. हाउ टू फाइंड आउट AC? वेरी सिंपल. इट्स अ स्क्वायर, इट इज अ राइट एंगल एंड ट्रायंगल. वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ AC. Using PDT, using Pythagoras theorem, AC is equal to under root of 10 square plus 10 square. AC is equal to 100 plus 100. This implies AC is equal to under root of 200. This is equal to 100 का तो 10 आ गया बाहर, 10 under root 2 meters. So this is the displacement of farmer after 2 minutes and 20 seconds.